अनन्या बेड पर लेट गई तो मान्य ने भी अपनी अलमारी में से अपने कपड़े निकाल लिए और फिर ड्रेसिंग रूम में चेंज करने लगा। वही अनन्या बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए जा रही थी। उसे मान्य के साथ एक ही बेड पर सो जाने का ख्याल बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। कपड़े बदलकर मान्य उसके पास आया और उसके चेहरे के हाव भाव देखने लगा। उसकी आपस में उलझी हुई उंगलियों से और चेहरे पर आए बेचैनी भरे भावों से ही उसने अंदाजा लगा लिया कि जरूर उसे कोई बात परेशान कर रही है। वो उसे सीधा सीधा भी पूछ सकता था, लेकिन वो चाहता था कि अनन्या उसके साथ सहज हो जाए, इसीलिए उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, कुछ देर के लिए वॉक करने नीचे गार्डन एरिया में चलोगी? उसकी बात सुनकर पहले तो अनन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और आगे भी बढ़ गई। आज वो पहली बार अपने होशो हवास में उस कमरे से बाहर जा रही थी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक महलनुमा घर, अगर महल भी कहा जाए तो शायद कम ही होगा, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा आलीशान और उस घर की हर एक चीज बेहद बेशकीमती और अजीज ही थी। कांच की दीवारों से बना वो महल जैसा आशियाना और उस पर बेहद ही अलग और यूनिक तरह की पेंटिंग्स भी की गई थी। जगह जगह पर कीमती वास और बाकी सजावट की चीजें रखी हुई थी। सीढ़ियों से घुमावदार रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, जहां पर हाल के बीचों बीच लग्जरियस फर्नीचर रखा हुआ था और सामने की तरफ थोड़ी थोड़ी किचन दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। मान्य ने कमरे से बाहर आते ही उसका हाथ पकड़ लिया तो अनन्या के शरीर में एकदम से करंट सा दौड़ गया। उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन मान्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी कुछ कमजोरी है तुम में, कहीं गिर ना जाओ। और अभी सिर्फ हाथ पकड़ रहा हूं, वरना गोद में उठाकर भी ले जा सकता हूं। उसकी बात सुनकर अनन्या को समझ ही नहीं आया कि ये सफाई थी या धमकी। अब उसकी हिम्मत नहीं हुई उसके हाथों से अपना हाथ खींचने की। वो यूं ही उसके साथ चलती रही। सीढ़ियों के रास्ते से वो दोनों नीचे आए और फिर दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ आ गए, जहां पर एक तरफ पार्किंग थी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। मान्य उसे पीछे की तरफ लेकर आया, जहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ था। उस गार्डन में बेहद प्यारे प्यारे फूल और पौधे थे। जगह जगह पर फव्वारे लगे हुए थे, जिन पर चमचमाती हुई रोशनी बहते हुए पानी को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। मेन दरवाजे से लेकर गार्डन तक कम से कम 20 से 30 लोग खड़े थे, जो कि गार्ड की यूनिफॉर्म में थे और सबके हाथों में ही पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हथियार थे। मान्य उसका हाथ पकड़कर उसे गार्डन में ले आया था और अब वहां लाकर उसे एक झूले पर बिठा दिया था और खुद उस झूले के पीछे आकर खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए वहां पर शांति पसरी हुई थी। अनन्या आपसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन पहले बोलने की हिम्मत कर ही नहीं पा रही थी। तुम्हें पता है, जब तुम गहरी नींद में सो रही थी, तब मैं हमारे कमरे की बालकनी से ये खूबसूरत नजारा देखता था। आखिर मान्य ने उस शांति को तोड़ा। ये झूला मुझे अपनी तरफ खींचता था, पर मैंने इसे ये कहकर मना कर दिया था कि यहाँ तो मैं सिर्फ अपनी साहिबा के साथ ही आऊंगा, और देखो, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आया हूँ, तो कैसे ये झूला भी खुद पर गुमान कर रहा है और खुशी में झूम रहा है। मान्य ने उस झूले को हल्का सा धक्का देते हुए आगे कहा, और वहीं उसकी बात सुनकर अनन्या का दिल धक धक करने लगा था। मान्य उसे लेकर बहुत से ख्वाब देखता है, ये बात तो वो पहले से जानती थी, लेकिन बस अब इन ख्वाबों से रूबरू नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी इन ख्वाबों को तोड़ने की, पर इन ख्वाबों को पूरा भी वो नहीं कर सकती थी। उसने मान्य को अपनी बात कहने से रोकने के लिए अटक अटक कर बोलना शुरू किया, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? यही कि तुम मेरी साहिबा हो। मान्या की एक लाइन ने ही अनन्या के सवाल का वजूद खत्म कर दिया था। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके दूसरा सवाल किया, क्या इसके अलावा आपने कभी कुछ जानने की कोशिश नहीं की? हाँ, कि ना, बहुत कोशिश की, और शायद अभी कर रहा हूँ कि तुम तो मेरी साहिबा हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? पर तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कह ही नहीं रही, जैसे तुमने इन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया हो। मान्य की अगली लाइन और अब अनन्या का गला सूखने लगा।
पर शायद अब भी उसने हिम्मत बाकी थी और अब उसने अपना तीसरा सवाल किया, आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया? और इस सवाल को पूछते हुए उसकी जुबान भी कांप रही थी और उसके हाथ भी जो कि झूले पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया साहिबा। जो किया अपने इश्क के लिए किया। मान्य अभी बोल ही रहा था कि अब अनन्या की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। वो एकदम से झूले से खड़ी हुई और कांपते हुए बोली, मुझे नींद आई है। मुझे सोना है। इतना कह के वो आगे की तरफ बढ़ गई तो मान्य ने जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक दिया। अनन्या का चेहरा आगे की तरफ था और मान्य उसके पीछे खड़ा था। जहां अनन्या की धड़कनों ने दौड़ लगाई हुई थी वहीं मान्य की धड़कनें भी सिर्फ उसी के हिसाब से चलती थी। अब वो उसका हाथ धीरे धीरे ढीला छोड़ते हुए उसके सामने आया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा जो वो मान्य से छिपाने की कोशिश कर रही थी। अब मान्य ने उसका हाथ छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और इस बात ने अनन्या को मजबूर कर दिया अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखने पर तो उसकी नजरें खुद पर पाकर मान्य बेहद धीमे लेकिन हल्की सर्द आवाज में बोला, तुम कौन थी? ये मैं तो क्या अब तुम्हें भी याद रखने की जरूरत नहीं। अगर याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखो कि तुम मान्य कपूर की साहिबा हो और सिर्फ उसकी साहिबा ही नहीं उसका बेइंतहा इश्क हो। पिछले 1 सालों से तुम्हारी पत्थर जैसी आंखों को भी पढ़ रहा था मैं। तो अब तो तुम्हारी आंखें पूरी तरह से बातें कर रही है मुझसे और इन आंखों में जो मैंने पढ़ा है अगर करने की सोच रही हो तो सोचना बंद कर दो साहिबा। क्योंकि इस जन्म में तो क्या आने वाले किसी भी जन्म में तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। एक बार मान्य कपूर तुम्हें अपनी बना चुका है और अब तुमसे दूर जाना मतलब खुद को बर्बाद करना और ना ही मान्य खुद बर्बाद होगा और ना ही अपने इश्क को होने देगा। मान्य उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था और उसका कहा वो हर एक शब्द अनन्या को अंदर ही अंदर कंपाने पर मजबूर कर रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी भरनी शुरू हो गई थी तो मान्य ने अब उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुका और फिर उसके माथे पर बड़े ही प्यार से अपने होंठ रखकर उसकी आंखों में बेहद इंटेंसिटी से देखते हुए बोला, तुम मेरी हो साहिबा और मैं सिर्फ तुम्हारा और इसके अलावा और कोई ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसके होठों का स्पर्श अपने माथे पर पाकर अनन्या की आंखें बंद हो गई और फिर उसकी आंखें तब खुली जब मान्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और घर के अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया था। यूं अचानक उठा लेने की वजह से अनन्या ने उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसकी टी-शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया था। वो लगातार उसकी आंखों में देख रही थी जिनमें एक अलग ही जुनून दिखाई दे रहा था। आज तक वो सिर्फ मान्य के इश्क से रूबरू हुई थी लेकिन आज वो अलग ही मान्य को देख रही थी। वही मान्य भी उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सकता था। वो उसे लेकर कमरे तक पहुंच गया था और अब वो बेड की तरफ बढ़ गया तो अनन्या की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई और इस बार और भी ज्यादा बेचैनी उसे बेचैन करने लगी। मान्य अनन्या को एक बार फिर से कमरे में वापस ले आया था और उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। बिस्तर पर लेटते ही अनन्या एक बार फिर से बेचैन हो उठी थी। वो मान्य की तरफ देख रही थी जो फिलहाल अभी उसके पास खड़ा था लेकिन फिर वो एक नज़र अनन्या को देखकर बालकनी में चला गया तो अनन्या बस उसे जाते देखती रही। थोड़ी देर बाद मान्य वापस कमरे में आया और उसने लाइट ऑफ कर दी तो अनन्या को ऐसे लगा जैसे लाइट के साथ साथ उसकी सांसें भी बंद हो गई हो। उसने जल्दी से आंखें बंद की और बेडशीट को पकड़ लिया और फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आया है क्योंकि मान्य बेड पर आ चुका था। आज तक वो अपनी साहिबा के साथ सोता आया था जब वो कोमा में थी तो आज होश आने के बाद वो कैसे उससे अलग होकर सो सकता था। उसे अपने करीब महसूस करा अनन्या खुद में ही सिमटने लगी लेकिन वो कितना ही खुद के अंदर ही सिमट सकती। बेड तो वैसे भी कम ही पकड़ने वाला था और फिर अचानक ही उसे अपने पेट पर एक हाथ महसूस हुआ और ये हाथ मान्य का ही था। मान्य महसूस कर सकता था कि अनन्या उससे दूर जाने की कोशिश कर रही है तो उसने अपने हाथ से उसके पेट पर थोड़ा सा दबाव बनाया और उसे अपने करीब सरका लिया तो अनन्या बिना डोर की पतंग की तरह उसके करीब आ गई। अब मान्य का हाथ उसके पेट से होता हुआ उसके कमर तक चला गया था और इस बात ने अनन्या की सांसें सच में रोक दी थी। वो बिल्कुल सीधा होकर लेट चुकी थी।
उसने थोड़ा सा दूसरी तरफ सरकने की कोशिश की तो मान्य ने फिर से उसे खींचा और इस बार उसे बिल्कुल अपने सीने से सटा लिया और बोला, मैंने कहा ना तुमसे दूर जाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हर कोशिश बेकार है। जितना तुम मुझसे दूर जाओगी उतना मैं खुद तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। उसकी बातें सुनकर अनन्या एकदम सहम चुकी थी। उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बोलने की कोशिश करने लगी। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, प्लीज मुझे थोड़ा सा तो दूर होने दीजिए। अगर तुम दूर हुई तो मुझे नींद नहीं आएगी साहिबा। आज कितने दिनों बाद मैं चैन से सोने वाला हूँ। हमेशा मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सोता था, आज तुम भी मेरे सीने से लगकर सोने वाली हो। प्लीज अब कुछ मत कहो और मुझे तुम्हें महसूस करने दो। मान्य ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही ये बातें कही थी और उसकी बातों को सुनकर अनन्या की धड़कन तेज होने लगी थी। उसके अंदर एक अलग ही हलचल होने लगी थी जो उसे बेचैन कर रही थी। जब वो कोमा में थी तो मान्य उसके बिल्कुल करीब होकर सोता था जैसे वो बिल्कुल ठीक हो, और आज तो उसने बिल्कुल ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। मान्य तो सो जाएगा, लेकिन उसे नींद कैसे आएगी? वो ऐसे बिल्कुल नहीं सो सकती थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो मान्य को लगभग 1 साल से देख रही थी और कभी कभी तो उसने उसकी बातें भी सुनी थी, और उन बातों को सुनकर वो इतना तो जानती थी कि जब वो कोई बात कह देता है तो वो पूरी करके रहता है। और वो वैसे भी इस वक्त मान्य को ना ही गुस्सा दिलाना चाहती थी और ना ही कोई तमाशा करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप उसके साथ लेटी रही, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पर जरूरी नहीं जो हमारा दिमाग सोचे हमारा दिल भी वही बात माने। मान्य की आंखें बंद देख उसने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन ना जाने कब उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई और वो गहरी नींद में चली गई। उसने बहुत कोशिश की कि मान्य के सोने पर वो अलग हो जाए, लेकिन वो मान्य से पहले ही सो चुकी थी। उसके सो जाने के बाद मान्य ने कमरे में जग रही लाल रोशनी में उसका चेहरा देखा, एकदम नूरानी चेहरा। उस चेहरे को देखकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया और फिर उसके दोनों गालों को भी बारी बारी से चूमा और होठों की तरफ देखते हुए बोला, ये वाला तब करूंगा जब तुम जाग रही होगी। इतना कहकर उसने उसे थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, क्योंकि अब तक उसने उसे बहुत ही ज्यादा कस रखा था। पर जैसे ही उसने उसे ढीला छोड़ा, अचानक ही अनन्या उसकी तरफ झुक गई और उसका हाथ उसके पेट पर आ गया तो मान्य उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराने लगा। अब उसने भी अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। सच में आज वो सुकून से सोने वाला था। सुबह का वक्त, सूर्य की पहली पहली किरणें मान्य और उसकी साहिबा के कमरे में रोशनी बिखेर रही थी। अनन्या ने अपनी आंखें खोली तो वो एकदम हैरान रह गई, क्योंकि वो मान्य के सीने पर अपना सिर रखकर सो रही थी। वो आधी से ज्यादा मान्य पर झुकी हुई थी और उससे बिल्कुल चिपकी हुई थी। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था कि मान्य ने उसे अपनी बाहों में समेटा हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उससे चिपक कर सोई हो। वो एक झटके से उससे अलग हुई और बेड से ही खड़ी हो गई। उसने मान्य की तरफ देखा जो इस वक्त गहरी नींद में था, और उसे सोते हुए देखकर उसके दिमाग में कुछ चलने लगा और कुछ सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए हर कोई अपने कमरे में सो रहा था। नीचे हाल में भी कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि घर के नौकर भी 7 बजे के बाद ही उठते थे और इस वक्त सिर्फ 6 बजे थे। उसका दिल फिलहाल धक धक कर रहा था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो जो सोच रही थी उसके लिए वो करना भी जरूरी था। वो एक बार फिर से कमरे में गई तो मान्य अभी भी बिस्तर पर सोया हुआ था। वो उसके करीब आई और उसे अच्छे से देखने लगी, जैसे उसे देखकर अपनी नजरों में बसा रही हो। इश्क जाहिर ना किया हो तो क्या बात, लेकिन दिल इकरार करने का मोहताज नहीं होता। एहसास तो दिल में शायद उस दिन हो गए होंगे जिस दिन वो मान्य के पास आई होगी, लेकिन वो उन एहसासों को दबा रही थी, क्योंकि एक बार जो चोट उसने इश्क में खाई थी दोबारा खाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो मान्य की तरफ झुकी, लेकिन उतनी ही जल्दी वापस भी हो गई, क्योंकि एक बार फिर से उसका अतीत उसके ज़हन में कौंध गया था। उसे देखते हुए वो मन ही मन बोली, मुझे नहीं पता आपके लिए इश्क के क्या मायने हैं और आप मुझसे सच में इश्क करते हैं या नहीं, लेकिन मैं इतनी हिम्मत वाली नहीं हूं कि दोबारा खुद को बर्बाद कर सकूं।
होता होगा इश्क लोगों की जिंदगी, लेकिन इस इश्क ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन खुद को खुद ही इतनी तकलीफ दे चुकी हूँ कि अब ना खुद की तकलीफ से फर्क पड़ता है ना औरों की। आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपके लिए दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी में जल्द ही कोई ऐसा आए जिससे आप इश्क करें, तो वो भी आपको बेइंतहा इश्क दे, क्योंकि मैं सिर्फ दर्द से लिपटी हूँ। इश्क का अब मुझ में कतरा भी नहीं। कहते कहते उसकी आंखों में नमी भर गई थी, लेकिन उन नमी भरी आंखों में ही मान्य की तस्वीर बसाकर वो जल्द ही दूसरी तरफ घूम गई और कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद वो घर से बाहर कैसे आई कोई पता नहीं, लेकिन अब वो सड़क पर थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पैदल चलते चलते ही वो काफी दूर तक निकल आई थी और अब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने लोगों की भीड़ देखी एकदम से उसे चक्कर आने लगे। उसका सिर उसे किसी पत्थर की तरह भारी होता हुआ महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो कहाँ जाए। वो अपनी चारों तरफ नजरें घुमा रही थी और इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं पर आकर फंस चुकी है, ना जाने कहाँ से कोई आएगा और उसे नोच डालेगा। 4 साल उसके साथ जो दरिंदगी हुई थी, एक बार फिर से वो अपने साथ होती हुई महसूस हो रही थी। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांपने लगी कि अचानक ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। अनन्या इस वक्त एक भीड़ भाड़ भरे इलाके में खड़ी थी और वहां पर खड़े खड़े उसे चक्कर आने लगे थे, क्योंकि आज 4 साल बाद पहली बार था जब वो इस तरह से बाहर आई थी। अपने आसपास इतनी भीड़ देखकर ही उसे पैनिक अटैक आने लगे थे और उसका सिर चकराने लगा था। वो बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन चक्कर खाकर वो नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त दोनों का ही दिल तेजी से धड़क रहा था। ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि किसका दिल ज्यादा तेजी से धड़क रहा है और किसका कम। दोनों की ही धड़कनों ने इस तरह से शोर मचा दिया था कि वहां पर खड़ी भीड़ का शोर दोनों को ही सुनाई नहीं दे रहा था। मान्य के हाथ अनन्या की पीठ पर कसे हुए थे, तो अनन्या तो पूरी तरह से ही मान्य की पीठ पर झूल रही थी, क्योंकि वो बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। मान्य ने उसे जल्दी से अपनी बाहों में संभाला और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जहां पर बेचैनी साफ महसूस की जा सकती थी। वो उसे लेकर जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसके एक गार्ड ने जल्दी से पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने उस पानी की बोतल को लिया और उसमें से पानी के कुछ छींटे अनन्या के चेहरे पर मारे तो अनन्या की पलकें फड़फड़ाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर इतना ज्यादा दर्द कर रहा था कि आखिर खोलते वक्त उसकी आह निकल गई। मान्य उसे दर्द में देखकर तड़प उठा। उसे इस वक्त अनन्या पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस किसी तरह अपने गुस्से को काबू कर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि ये गुस्सा वो अपने अंदर दबाकर ही रखेगा। अनन्या ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और इस बार धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त है कहाँ, लेकिन जब मान्य का चेहरा उसने देखा तो उसे राहत भी महसूस हुई और बेचैनी भी। राहत इस वजह से कि होश होने से पहले वो इतनी ज्यादा डर गई थी, उसे सिर्फ और सिर्फ मान्य के पास जाने का ही ख्याल आ रहा था, और बेचैनी इस वजह से कि चाहकर भी वो मान्य से दूर नहीं जा पाई। वही उसकी आंखें बंद होने तक मान्य के जिस चेहरे पर सिर्फ दर्द था, अब उस चेहरे पर गुस्सा भी छाने लगा था। उसने उसे अच्छे से सीट पर बिठाया और उस पर झुककर उसे सीट बेल्ट पहनाई और फिर खुद भी जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आया। अनन्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि गाड़ी से बाहर निकलने की भी सोचे। मान्य को देखकर उसे डर लग रहा था और अंदर ही अंदर वो कांप भी रही थी। बस किसी तरह वो सीट पर सही सलामत बैठी थी, वरना उसके डर ने तो उसकी जान ही ले रखी थी। मान्य के गाड़ी में बैठते ही सारे गार्ड भी जाकर पीछे की गाड़ियों में बैठे और फिर उनकी गाड़ियों का काफिला कपूर मेंशन की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते मान्य ने सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ देखा। एक बार भी उसने नजर घुमाकर अनन्या की तरफ नहीं देखा। उसके इस रवैया ने अनन्या का डर और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। वो अपनी थूक गटकते हुए सामने की तरफ देख रही थी, जहां से वो कपूर मेंशन में एंटर हो रहे थे। मान्य ने जिस हिसाब से एक झटके से ही गाड़ी रोकी थी, अनन्या को अंदाजा हो गया था कि अब तूफान आएगा।
वो गाड़ी से निकलने ही वाली थी कि मान्य ने उसकी तरफ आकर दरवाज़ा खोला और गुस्से से उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचा तो अनन्या एकदम सहम गई, लेकिन अगले ही पल मान्य ने उसे गाड़ी से लगाया और उसके चेहरे को देखने लगा तो उसने अपनी नज़रें झुका ली। मान्य का प्यार बेइंतहा था तो उसका गुस्सा सहना भी आसान नहीं था। अगर इश्क तपिश से भरा हुआ था तो गुस्से में सेक भी बेहद ज्यादा था, लेकिन उसकी नज़रें झुका लेने पर भी मान्य का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो गुस्से में कांपते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जाने की कोशिश कर रही थी? और ये सवाल पूछते वक्त उसका लहजा बेहद सर्द था। उसकी इतनी कोल्ड आवाज़ सुनकर ही अनन्या सहम गई थी। वो बिल्कुल चुप रही तो मान्य ने दोबारा कहा, मैंने पूछा कहाँ जा रही थी तुम? उसको जवाब देने की हिम्मत अनन्या में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आज उसे ये हिम्मत करनी थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा, यहाँ नहीं रहना तो और कहाँ जाना है तुम्हें? जगह का नाम बताओगी या साथ लेकर चलोगी? उसके सवाल पर अनन्या की हिम्मत ने जवाब दे ही दिया। क्या कहती वो उससे कि कहाँ जा रही थी जब उसका कोई जगह ठिकाना ही नहीं, इसलिए बस चुप रह गई। पर मान्य का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो फिर से गुस्से से कांपते हुए बोला, बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो कहाँ जाना है? जहाँ भी जाना है बताओ मुझे, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। मुझे नहीं पता, पर मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अनन्या ने अचानक ही चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में इस वक्त नमी थी, लेकिन ये नमी भी मान्य का गुस्सा शांत नहीं कर पाई, बल्कि उसकी बात सुनकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने उसके हाथों को पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए बोला, चुप, अगर एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा था तुमसे मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश को मैं बेकार कर दूंगा। तो तुमने तो उस बात को मजाक समझ लिया, लेकिन माफ करना साहिबा, मैं मजाक नहीं करता और ना ही मेरा प्यार कोई मजाक है। मैं जानता हूं तुम्हें यहाँ क्यों नहीं रहना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगा। उसकी बातें सुनकर जहां अनन्या को डर लग रहा था, वहीं वो अंदर से बेचैन भी हो रही थी। कैसे वो मान्य के साथ रह सकती है? इसलिए हल्की नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, क्यों नहीं जाने देंगे आप मुझे यहाँ से? क्यों रखना है आपको मुझे? और आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ये सब? क्यों मुझे आज तक आपने यहाँ पर रखा और अब तो मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो अब तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। आखिर किस रिश्ते से रहूं मैं यहाँ पर? उसकी बातें सुनकर मान्य की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरानी से अनन्या की तरफ देखता रहा, लेकिन अब उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि चुपचाप उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो लगभग उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। अनन्या उसके इस तरह खींचे जाने की वजह से हल्के दर्द में थी, लेकिन फिर भी उसने आह तक नहीं निकाली। मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर हाल में ही थे। मिस्टर कपूर सोफे पर बैठे थे तो मिसेज कपूर अभी अभी मंदिर में दिया जलाकर आई थी और उनके हाथों में पूजा की थाल थी। मान्य ने उन्हें देखा तो अनन्या को पकड़े हुए ही उनकी तरफ बढ़ गया। मिसेज कपूर उन दोनों को यूं आते हुए देखकर हैरानी भरे भावों से अपनी जगह पर ही खड़ी रही। मान्य अब बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। अनन्या उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर के सामने उसके लिए ये बहुत ज्यादा असहज हो रहा था, लेकिन मान्य को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने उसका हाथ अभी भी बहुत ज्यादा कस कर पकड़ा हुआ था। उसने अब अपनी नजरें उस पूजा की थाल पर घुमाई जो मिसेज कपूर ने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी और उसमें सिंदूर रखा था। अनन्या या कोई और कुछ समझता उससे पहले ही मान्य ने अचानक से सिंदूर अपनी चुटकी में भरा और अगले ही पल अनन्या की मांग में सजाते हुए बोला, तुम मुझे जानती हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी साहिबा अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मान्य ने अभी अभी जो किया और कहा उसे सुनकर अनन्या बस अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं मिस्टर कपूर भी खड़े होकर उनकी तरफ आ गए थे और मिसेज कपूर तो एकदम हैरानी से मान्य की तरफ देख रही थी। आज मान्य का अलग ही रूप उन दोनों को दिखाई दे रहा था। अब मान्य उन दोनों की तरफ देखा और बोला, पंडित को बुलाइए। मुझे आज शाम को ही शादी करनी है,
ये बात कहते वक्त जहां उसकी आंखों के एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए, वही उसका हाथ भी अनन्या पर और ज्यादा कस गया था और अब उसे यूं ही पकड़कर खींचते हुए वो अपने कमरे की तरफ ले गया। मांग में सिंदूर और आंसुओं से भरी आंखें लेकर अनन्या बस उसके साथ चलती जा रही थी जैसे कोई बेजान गुड़िया चल रही हो। मांग में सिंदूर और आंसुओं से भरी आंखें लेकर अनन्या बस मान्य के साथ चलती जा रही थी जैसे कोई बेजान गुड़िया चल रही हो। मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मान्य ने अपना हाथ में दिखाया और बोला, आप लोगों से जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही करें, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो रहने दीजिएगा, मैं खुद कर लूंगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और बात करने का लहजा उन दोनों को चौंका रहा था, क्योंकि आज उन्हें पहले वाला मान्य ही दिखाई दे रहा था जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कहना जानता है, दूसरों की बात सुनना नहीं, जिसके लिए सिर्फ अपनी मर्जी मायने रखती है, दूसरों की नहीं। अनन्या का हाथ कसकर अपने हाथों में जकड़े हुए मान्य अपने कमरे में चला गया और वो बस उसे जाते देखते रहे। कमरे में आने के बाद मान्य ने एक झटके से अनन्या का हाथ छोड़ा तो वो लड़खड़ा आ गई और अगले ही पल मान्य ने जोर से दरवाजा बंद किया तो वो एकदम से कांप उठी, जैसे होश में आई हो। वो जल्दी से आईने की तरफ गई और खुद को आईने में देखने लगी तो उसका पूरा माथा सिंदूर से भरा हुआ था। उसने अपना दुपट्टा लिया और उसे साफ करने लगी तो मान्य उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। अनन्या रगड़ रगड़ कर अपने माथे को साफ कर रही थी और मान्या एक तिरछी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। दोनों ही इस वक्त आईने के सामने खड़े थे और एक की आंखों में आंसू थे तो दूसरों की आंखों में जिद्द। मत करो ये कोशिश, ना ही अब तुम्हारी मांग से ये सिंदूर मिटेगा और ना ही तुम मुझसे दूर जाओगी, और ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश भी की तो अब तक तुमने सिर्फ मान्य कपूर का इश्क देखा है, इश्क में बर्बादी देख नहीं पाओगी। उसकी बात सुनकर अनन्या उसकी तरफ घूमी और अपने हाथ मान्य के सीने पर रखकर उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी और रोते हुए बोली, कैसे कर सकते हैं आप ये? क्या सोचकर आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा और क्या सोचकर आपने फैसला लिया कि हम दोनों शादी करेंगे? मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं आपका कोई फैसला नहीं मानूंगी। मैं कोई भी फैसला सोचकर नहीं लेता साहिबा, बस फैसला लेता हूँ, मान्य ने सर्द लहजे में कहा। अपने सीने पर लगातार चलते अनन्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल अनन्या ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और चीखते हुए बोली, लेकिन मैं आपका फैसला नहीं मानूंगी। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर ही उसने अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा लिया तो मान्य ने दूसरा कदम जमीन पर आगे रखते ही उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी तरफ घुमाते हुए उसका हाथ हल्का सा मोड़कर उसके पीठ से लगा दिया और बोला, तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कोई भी बात चुपचाप सुन लूंगा। इस घर से जाना तो दूर, इस कमरे से भी तुम मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? अभी अभी तो बताया साहिबा, पति हूँ तुम्हारा, इतना हक तो बनता है ना तुम पर। मान्य ने दिलकश और खतरनाक दोनों एक्सप्रेशन के मेलजोल के साथ कहा तो अनन्या बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मान्य ने जिस तरह से उसे पकड़ा था वो खुद को छुड़वाने के लिए छटपटाते हुए बोली, मैं नहीं मानती आपको अपना पति और ना ही मैं कभी आपसे शादी करूंगी, और मेरी मर्जी के बिना ये शादी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, तुम्हारी मर्जी के बिना ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन तब मेरी मर्जी कहाँ गई थी जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी? मेरी जिंदगी में आने से पहले, मुझे खुद से इश्क करवाने से पहले तो तुमने मेरी मर्जी नहीं पूछी? मेरे करीब आने से पहले मेरी मर्जी तो नहीं पूछी? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मेरी जिंदगी में आने के लिए, लेकिन तुम खुद ही आए। इश्क करना तो दूर, इश्क अल्फाज से भी नफरत थी मुझे, लेकिन अब मुझे बेइंतहा इश्क है तुमसे, और मान्य कपूर अपने इश्क को खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा। कोमा में जरूर थी तुम, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ याद है। वो भी जो तुम्हारे कोमा में जाने के बाद हुआ और वो भी जो तुम्हारे कोमा में जाने से पहले हुआ। मान्य ने कहा तो अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम शांत होकर मान्य की तरफ देखती रह गई। उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे ना ही तुम भूली होगी और ना ही मैं भूल सकता हूँ।
और वो सब होने के बाद अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमसे दूर जाऊंगा तो ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वो भले ही चुपचाप खड़ी हो गई थी लेकिन मान्य ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। उसकी आंखों में अभी भी वही जिद और जुनून था। अब वो अनन्या के चेहरे के ऊपर थोड़ा सा और झुका और बोला, जब तुम मेरी जिंदगी में आई तब मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से भी कहीं नहीं जाने दूंगा। मान्य कपूर वो नहीं जो कोई भी आए और इस्तेमाल करके चला जाए। मान्य कपूर का इश्क है कोई मजाक नहीं जो कोई अपनी मर्जी से करेगा और हंसेगा। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी। आप नहीं कर सकते ऐसा, प्लीज मत कीजिए ये सब। मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अनन्या ने अब रोते हुए कहा तो मान्य ने उसे छोड़ा और बोला, कुछ देर बाद शादी है तुम्हारी। जितना खुद को पैम्पर करना है करो, मुझे मेरी दुल्हन एकदम परफेक्ट चाहिए। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते दरवाजा बंद कर गया। वो नीचे आया तो मिसेज कपूर उसका ही इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, प्लीज मान्य एक बार और सोच लो, शादी का फैसला इतनी जल्दी में नहीं लिया जाता। अपने फैसलों पर आपको शक होता होगा मॉम, मुझे नहीं। पहले भी कह चुका हूं आपसे, अभी भी कह रहा है, इस शादी में आपको शामिल होना है, होइए वरना आपके बिना भी ये शादी हो सकती है। अपनी बात कहते कहते ही वो वहां से आगे की तरफ बढ़ गया और मिसेज कपूर बस उसे जाते देखती रह गई। उन्हें आज तक यही लगता था कि कम से कम अनन्या तो उसके इस रौद्र रूप से बची हुई है, लेकिन आज वो उसके लिए भी पत्थर हो चुका था। उसके जाने के बाद उन्होंने बेमन से ही सही लेकिन पंडित जी को फोन करके बुला लिया था। कुछ ही देर में अंदर कुछ डेकोरेशन वाले आई और उन्होंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। घर के बाहर गार्डन की तरफ एक मंडप भी लगाना शुरू कर दिया जा चुका था। मान्य के जाने के बाद अनन्या कमरे में थी। बाहर से आती हुई आवाज सुनकर वो बालकनी की तरफ आई तो वहां पर लगाए जा रहे मंडप को देखने लगी। उसी वक्त वहां पर मान्य भी आया जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन पर बात करते हुए ही उसने ऊपर की तरफ देखा तो बालकनी पर खड़ी अनन्या की नजर उससे मिली। मान्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन अनन्या उसे गुस्से से देख रही थी। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और पीछे की तरफ होकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर औंधे मुंह लेटकर रोने लगी। अभी थोड़ा वक्त ही हुआ था कि दरवाजा खुला तो उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। बेड पर औंधे मुंह लेटी हुई अनन्या रो रही थी और तभी अचानक से दरवाजा खुला तो उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर मान्य खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मान्य भी बेचैन हो उठा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल रखे और अंदर आया। उसके अंदर आते ही उसके पीछे पीछे 2-3 लड़कियां भी अंदर आई जिनके हाथों में कुछ सामान था। अनन्या उन सब को देखते हुए बेड पर से खड़ी हुई और एक तरफ हो गई तो उन लड़कियों ने वो सारा सामान सामने टेबल पर रखा तो मान्य उनकी तरफ देखते हुए बोला, 1 घंटा है तुम्हारे पास। 1 घंटे में मुझे मेरी साहिबा बिल्कुल तैयार चाहिए। इतना कह उसने एक नज़र फिर से अनन्या की तरफ देखा तो अनन्या ने अपनी नज़रें उस पर से हटा ली और चेहरा भी फेर लिया तो मान्य को उसका यूं चेहरा फेरना बेहद चुभा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं होने दिया और कमरे से बाहर चला गया। आइए मैम, हम आपको रेडी कर दें, उनमें से एक लड़की ने कहा तो अनन्या अपने आंसू पोंछते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। वो चुपचाप आकर आईने के सामने बैठ गई थी। उस सामान में उसके लिए कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक सब कुछ था। नमन, हम शादी कब करेंगे? आपको पता है मैंने कितने ख्वाब देख रखे हैं हम दोनों की शादी के। करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, पर फिलहाल मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। नमन ने बिस्तर पर अनन्या को खींचते हुए कहा तो अनन्या उसके ऊपर आकर गिरी, लेकिन वो जल्दी से साइड हट गई और बोली, प्लीज नमन, ये सब हम शादी के बाद भी तो कर सकते हैं ना? मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार प्लीज ये सब ड्रामा मत करो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम यही सब बातें करना शुरू कर देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं क्या? मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती होती तो मुझे ऐसे रोकती नहीं। नहीं नमन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस हमारी शादी की बात कर रही थी।
तो कर लूंगा ना यार शादी, कहाँ भाग रहा हूं मैं। अब तुम मेरा मूड मत खराब करो और जल्दी अपने कपड़े उतारो। नमन झल्लाते हुए बोला तो अनन्या के हाथ अपने कपड़ों पर चले गए। प्यार करती थी वो नमन से, पहला पहला प्यार था वो उसका, और सिर्फ प्यार ही नहीं उसका सब कुछ था। अनाथ आश्रम में पली बड़ी अनन्या को पहली बार उसका कोई अपना मिला था। पिछले 6 महीनों से वो नमन के साथ रिलेशनशिप में थी। अभी तक किसी तरह उसने नमन को रोक रखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। अनन्या किसी भी हालत में नमन को खो नहीं सकती थी, इसलिए अपने प्यार के लिए और नमन पर विश्वास कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नमन को उसकी मनमानी करने दी। मैम आप ये बताइए, आप इनमें से कौन सा लहंगा पहनना पसंद करेंगी, ये वाला या ये वाला? एक लड़की ने उसके सामने कुछ लहंगे दिखाते हुए कहा तो वो एकदम अचानक से अपने अतीत की बुरी यादों में से बाहर आई। उसने उन लहंगों की तरफ देखा तो एक पीच कलर का था और दूसरा रॉयल ब्लू कलर का। उसने चुपचाप रॉयल ब्लू कलर वाले लहंगे की तरफ हाथ कर दिया तो उस लड़की ने उसे वो पहनकर आने के लिए कहा। अनन्या ने वो लहंगा पहना और फिर वापस आकर आईने के सामने बैठ गई और अब वो लड़कियां उसे तैयार करने लगी। कितने ख्वाब देखे उसने अपनी शादी को लेकर, लेकिन जब वो ख्वाब टूटे तो सिर्फ ख्वाब नहीं वो खुद टूट गई थी। और अब जब हकीकत में उसकी शादी हो रही है तो वो चाहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब हो। उसकी आंखों से आंसू बहने को आतुर थे, लेकिन उसने उन आंसुओं को इजाजत नहीं दी और बस पत्थर सी बनकर आईने के सामने बैठी रही। कुछ ही देर में उन लड़कियों ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया था। रॉयल ब्लू कलर के लहंगे और हाथों में भर भर के चूड़ियां, गले में भारी ज्वेलरी और सिर पर सजा मांग टीका। ऐसा लग रहा था जैसे श्रृंगार ने उसे खूबसूरत नहीं बल्कि उसने श्रृंगार को खूबसूरती दे दी। दरवाजा नॉक हुआ तो वो लड़कियां उससे अलग हुई और दरवाजे की तरफ देखने लगी तो सामने रॉयल ब्लू कलर की ही शेरवानी पहने मान्य खड़ा था। अनन्या ने अपनी नजरें उसकी तरफ नहीं उठाई, लेकिन आईने में से ही उसका अक्स दिख रहा था जिसे देखते ही उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी। मान्य ने उन लड़कियों को इशारा किया तो वो लड़कियां कमरे से बाहर चली गई और फिर मान्य दरवाजा बंद कर अंदर आया। अब आईने में से उसका अक्स देखना भी अनन्या के लिए मुश्किल हो रहा था तो उसने अपनी नजरें झुका ली। उसे देखते हुए मान्य बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और खुद को आईने में देखने लगा तो अचानक ही अनन्या ने भी अपनी नजरें ऊपर की तरफ उठाई और फिर नजरें मान्य की नजरों से जा मिली। मान्य ने उसके कंधों पर हाथ रखा और फिर अपने हाथ को नीचे की तरफ सरकाते हुए दूसरी तरफ आया और अचानक से अपने घुटनों पर बैठ गया तो अनन्या ने अपने कदम पीछे की तरफ कर लिए। उसे अपने सामने घुटनों पर बैठे वो बेचैन सी हो उठी। आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज उठ जाइए यहाँ से, उसने जल्दी से कहा, लेकिन मान्य ने अब उसका हाथ पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। खूबसूरती सिर्फ शब्द नहीं एहसास होता है, उसे आज पता चला था। जितनी ही अनन्या खूबसूरत लग रही थी उतना ही उसकी धड़कनें शोर कर रही थी। नाराज हो मुझसे, मान्य ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अगले ही पल अनन्या ने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया और बोली, मेरी नाराजगी से फर्क ही कहाँ पड़ता है आपको। उसका जवाब सुन मान्य हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अगर फर्क नहीं पड़ता तो पूछता ही नहीं, सिर्फ एक तुम ही हो जिसकी नाराजगी से मुझे फर्क पड़ता है। अगर इतना ही मायने रखती हूँ मैं आपके लिए तो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। मत कहो ये सब बातें, क्योंकि तुम्हारे मायने बहुत है लेकिन इन बातों के मायने मेरे लिए कुछ भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब बातों से। क्यों कर रहे हैं आप फिर ये सब? अगर आपको मेरी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मत कीजिए ना ये दिखावा। अगर जबरदस्ती करनी है तो सामने से कीजिए ना। ये मीठी मीठी बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए, अनन्या ने नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा तो मान्य मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें दिखावा लगता है तो दिखावा ही सही, लेकिन मैं सच में तुमसे बेइंतहा इश्क करता हूँ। पर मैं नहीं करती। अनन्या उसकी बात बीच में ही काट कर बोली। उसकी बात सुनकर अब मान्य की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो बोला, अगर नहीं करती तो करने लगोगी और अगर नहीं भी करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इश्क काफी है हम दोनों के लिए। मुझसे शादी करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे।
बर्बाद इश्क होना अगर अंजाम है मेरा तो यही सही, मान्य ने बेहद दिलकश तरीके से कहा और फिर उसके हाथों को हल्का सा चूम कर ऊपर उठ गया। सामने रखी काजल की डिब्बी में से उसने हल्का सा काजल लिया और अनन्या के कान के पीछे लगाया तो उसकी छुअन से ही अनन्या सिहर उठी। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसके शरीर में होती हुई कंपन को महसूस कर मान्य ने उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ पर महसूस कर अनन्या ने जल्दी से अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लिए तो मान्य ने हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे खड़ा कर बाहर की तरफ ले जाने लगा। अनन्या ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन मान्य नहीं रुका और आगे की तरफ बढ़ गया तो अनन्या अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी को बांधते हुए बोली, मैं कभी आपसे इश्क नहीं कर पाऊंगी और मैं कभी तुमसे इश्क करना नहीं छोड़ पाऊंगा। नफरत है मुझे इश्क जैसे अल्फाज से भी, और अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की तो आपसे भी हो जाएगी। तुम कुछ भी करना साहिबा, तुम्हारी दी हर चीज सर आंखों पर, मान्य ने हल्का सा पीछे मुड़कर दिलकश तरीके से कहा और फिर मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे ही अनन्या भी उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ चल दी। मान्य अनन्या को लेकर घर से बाहर की तरफ जा रहा था। दोनों दरवाजे की तरफ पहुंचे तो अनन्या सामने लगा मंडप साफ देख सकती थी। मान्य ने अभी भी उसका हाथ बेहद कसकर पकड़ा हुआ था और अनन्या उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। जैसे जैसे वो उस मंडप के करीब बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसे कुछ याद आ रहा था। मैंने कहा था ना तुझे, नमन सिर्फ तुझे धोखा दे रहा है। आज वो किसी और से शादी कर रहा है। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं तो मेरे साथ चल और खुद अपनी आंखों से देख। एक लड़की यूं ही अनन्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर जा रही थी। इस वक्त वो किसी रिसोर्ट के बाहर थे। जैसे जैसे अनन्या अंदर की तरफ जाती जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं जैसा अंजलि कह रही है वो सच तो नहीं। पिछले कई दिनों से वो नमन से बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नमन उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था। 1 साल हो चुका था उनके रिलेशनशिप को और इस 1 साल में अनन्या पूरी तरह से नमन की हो चुकी थी। उसने अपना सब कुछ नमन को सौंप दिया था, सिर्फ शादी होनी बाकी थी पर जिससे वो पूरी तरह नमन की हो चुकी थी। क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी, उससे बेहद प्यार करती थी वो। अंजलि अनन्या का हाथ पकड़कर उसे मंडप तक ले आई थी और वहां आने पर अनन्या ने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने नमन दूल्हे के रूप में खड़ा था और उसकी शादी हो रही थी। उसके हाथों में किसी लड़की का हाथ था और इस वक्त उनके फेरे हो रहे थे। जैसे जैसे नमन फेरों के लिए आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अनन्या की धड़कन रुकती जा रही थी। वो यूं ही अपनी जगह पर खड़ी रह गई और कुछ पलों बाद पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा की। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इस वक्त वो जहां पर खड़ी थी उसे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन आज उसने जो देखा उसके बाद उसमें अब कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों के सामने उसका पिछला 1 साल तस्वीरों की तरह घूम रहा था। नमन और परिधि शादी की रस्मों के संपन्न होने के बाद अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और सबका आशीर्वाद लेने लगे तो अनन्या भी दूसरी तरफ घूमी और रिजॉर्ट से बाहर जाने लगी तो अंजलि ने उसे रोका और बोली, कहाँ जा रही है तू? जाकर बता सबको कि नमन ने तेरा साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तेरे साथ प्यार का दिखावा कर पिछले 1 साल से वो तुझे पागल बना रहा है और अब वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। उसकी बात सुनकर भी अनन्या नहीं रुकी और अपना कदम आगे बढ़ा दिया तो अंजलि ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोली, ऐसा कैसे कर सकती है, कम से कम अपने बारे में तो सोच। तू तो प्यार करती है नमन से, उसके बिना कैसे रहेगी और तुझे धोखा देकर किसी और के साथ वो खुश कैसे रह सकता है। तू चल और सबको उसकी सच्चाई बता। उसकी बात सुनकर अनन्या ने उसकी तरफ देखा और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, क्या करूंगी लोगों को उसकी सच्चाई बताकर। उसके इश्क के झूठ ने मुझे तो बर्बाद कर दिया ना, अब रहे वो आबाद। मेरे हिस्से होना बर्बाद इश्क है तो यही सही। अचानक ही उसके कंधों पर किसी ने अपने हाथ रखे तो वो एकदम से हैरानी से सामने की तरफ देखने लगी। मिसेज कपूर उसके सामने खड़ी थी और उन्होंने ही उसे कंधों से पकड़ा था।
वो खुद उसे मंडप के लिए लेने आई थी, लेकिन मान्य ने उनकी तरफ देखा और बोला, अपनी साहिबा को मैं खुद लेकर जाऊंगा। जिंदगी का सफर मेरे साथ है तो शुरुआत भी मेरे साथ ही होगी। उसकी बात सुनकर मिसेज कपूर हल्का सा मुस्कुराई और फिर उन दोनों के रास्ते से हट गई तो मान्य उसे लेकर मंडप की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से मान्य की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि प्लीज मत कीजिए ऐसा। लेकिन मान्य की नजरें भी कुछ कम नहीं थी, उसकी नजरों में भी उसका जिद्दी प्यार साफ देखा जा सकता था। वो उसका हाथ पकड़कर मंडप में उसके साथ बैठा और फिर पंडित जी को इशारा कर शादी की रस्में शुरू करने के लिए कहा। पंडित जी ने भी मंत्रोच्चारण शुरू कर दिए। मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर वहीं पर थे। बहुत सपने देखे थे उन्होंने अपने बेटे की शादी के लिए, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सपना उनका इस तरह से पूरा होगा। अनन्या की आंखें नमी से भरी हुई थी। पंडित जी ने कन्यादान के लिए माँ बाप के बारे में पूछा तो मान्य मुस्कुराकर बोला, अर्धांगिनी है ये मेरी, लेकिन पूरी तरह सिर्फ मुझसे जुड़ी है, मेरे अलावा इनका और कोई नहीं। पर मेरे होते हुए किसी और की इन्हें जरूरत भी नहीं। शादी हम दोनों की है तो बस हम दोनों से जुड़ी रस्में कीजिए। उसकी बात सुनकर पंडित जी बस मुस्कुरा कर रह गए और फिर एक बार फिर से बाकी रस्मों के साथ शादी की सभी विधियां करने लगे। उन्होंने फेरों के लिए मान्य और अनन्या को खड़ा होने के लिए कहा तो मान्य अनन्या का हाथ पकड़े हुए ही खड़ा हुआ। उसने अभी तक एक पल के लिए भी अनन्या का हाथ नहीं छोड़ा था। उन दोनों के बीच गठबंधन ही उनके हाथों का था। मान्य खड़ा हो गया था, लेकिन अनन्या अभी भी अपनी जगह पर बैठी थी। उसने एक बार फिर से नजरें उठाकर मान्य की तरफ देखा तो मान्य ने अब अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ को पकड़ने के लिए लगा लिया और उसे हल्का सा ही खींचा तो अनन्या खड़ी हो गई। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और फिर मान्य उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना लगा तो अनन्या भी किसी कांच की गुड़िया की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। पंडित जी मंत्रों के साथ साथ वचनों का भी महत्व बता रहे थे, लेकिन मान्य उनके द्वारा बताए हुए किसी भी वचन को नहीं सुन रहा था, क्योंकि मन ही मन वो खुद को पूरी तरह से अपनी साहिबा को समर्पित कर रहा था। तन मन धन अपनी हर एक वो चीज अपनी साहिबा के नाम कर चुका था। उसकी दुनिया उसकी साहिबा से ही शुरू और उसकी साहिबा पर ही खत्म होगी। सिर्फ इस जन्म ही नहीं, अपने आने वाले हर जन्म में वो सिर्फ अपनी साहिबा का होगा। उसका जीना भी उसके साथ और उसका मरना भी उसके साथ। उसकी साहिबा के अलावा और किसी की परछाई तक वो अपने ऊपर नहीं आने देगा। अब से वो सिर्फ अपनी साहिबा का और उसकी साहिबा सिर्फ उसकी। फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठे तो मान्य ने इस बार अनन्या का हाथ और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी। भले ही अनन्या कुछ जाहिर ना कर रही हो, लेकिन धड़कनें उसकी भी बहुत तेजी से चल रही थी। उसकी आंखें अभी भी नमी से लबालब भरी हुई थी। पंडित जी ने मान्य के आगे थाल बढ़ाई जिसमें मंगलसूत्र और सिंदूर की डिब्बी थी। मान्य ने मंगलसूत्र उठाया और अपने एक हाथ से ही उसे वो मंगलसूत्र पहना दिया। उसके बाद उसने चांदी के सिक्के से डिब्बी में से सिंदूर लिया और फिर अनन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। खूबसूरत सा चेहरा बिल्कुल बेनूर लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी सारी खूबसूरती चुरा ली हो। मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसकी आंखें बेशक खाली थी, लेकिन मान्य की आंखें तो प्यार से भरी हुई थी और उसे उसी प्यार से देखते हुए उसने वो सिंदूर उसकी मांग में सजा दिया, जो थोड़ा सा उसके नाक पर भी गिरा और उस सिंदूर में अब उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। सिंदूर मांग में सजते ही अनन्या ने एक गहरी सांस ली। जैसे कोई इंसान अपनी सांसें खो देने के बाद अचानक से ही सांस लेता है। उसकी आंखों के सामने उसकी खुद की ही तस्वीरें चलने लगी, जिसमें वो कभी किसी मंदिर के बाहर थी तो कभी किसी सड़क के किनारे, कभी किसी से भीख मांग रही थी तो कभी किसी से कुछ चुरा रही थी। हर कोई उसे पागल पागल बोल रहा था। कोई उसे पागल बोलकर लाठी और चप्पल से मारता तो कोई उसे गंदी हवसी नजरों से देख रहा था। लोग उसके सामने अच्छा अच्छा खाना खाते और आधी खाकर बाकी की कचरे के डिब्बे में फेंक देते तो वो उसी कचरे के डिब्बे में से उठाकर उस बची हुई चीज को खाने लग जाती। वो नमी जो अब तक उसकी आंखों में पत्थर की तरह जमीन हुई थी अचानक से ही बहने लगी।
मान्य और अनन्या की शादी संपन्न हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की शादी की सभी रस्में पूरी हुई, अनन्या की आंखों में कब के रुके आंसू बह निकले। उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। नमन ने तो परिधि से शादी कर ली थी और अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहा था, लेकिन अनन्या की पूरी दुनिया लुट चुकी थी। उसका बेइंतहा इश्क उसे बर्बाद कर चुका था। उसके लिए जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। पिछले 1 साल से उसका हर एक दिन नमन से शुरू होता और नमन पर ही खत्म होता था। उसकी दुनिया सिर्फ नमन के आसपास ही सिमट कर रह गई थी। वो सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि अपने जिस्म से भी नमन की हो चुकी थी, और जब से उसने नमन का हाथ किसी और के हाथों में देखा था तब से ही उसे अपने दिल और अपने जिस्म दोनों से नफरत होने लगी थी। वो अनाथ आश्रम में रहती थी और जॉब करती थी, लेकिन नमन के कहने पर उसने अनाथ आश्रम छोड़ दिया था और नमन ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट लेकर दे दिया था, जिसमें वो कभी भी अपनी मर्जी से आपका और कभी भी जाता। कई दिन और कई रातें उसकी वहीं पर गुजरती। उन दोनों को शादी के मंडप में देखकर अनन्या उस फ्लैट पर वापस आई तो उसे हर एक कोने में अपनी और नमन की परछाई दिखाई देने लगी। उसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अंजलि को उसके फ्लैट का एड्रेस नहीं पता था, इसीलिए वो उस तक जा नहीं पाई। दिन पर दिन बीतते रहे और अनन्या लगभग 5 दिन उस फ्लैट में बिल्कुल बंद रही। शादी और हनीमून में बिजी होने के कारण ना ही नमन ने उसे फोन किया और ना ही उसे मिलने आया, लेकिन अगर मिलने भी आता तो वो शायद अनन्या से नहीं बल्कि उसकी लाश से मिलता, क्योंकि जब से वो उन दोनों की शादी होते हुए देख कर आई थी तब से ही बस अपने कमरे में बैठी थी। उसने कुछ नहीं खाया पिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाने पीने की जरूरत ही ना रही हो। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से ना नहाई हो और ना ही सोई हो। जिस तरह से वो उस दिन बेड पर आकर बैठी थी, आज भी उसी हालत में ही बैठी थी कि दरवाजे की बेल बजी। लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि शायद डोरबेल उसे सुनाई ही नहीं दी। पर फिर कुछ पलों का दरवाजा खुलने की आवाज आई। बाहर दरवाजे पर नमन था और उसके पास उस फ्लैट की चाबी हमेशा रहती थी, इसलिए वो खुद ही अंदर आ गया। वो अंदर आया तो उसे अजीब लगा, क्योंकि अनन्या हमेशा घर पर म्यूजिक चलाकर रहती थी। उसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था। उसे ऐसा लगता था कि और कोई इसके साथ कभी हो ना हो, लेकिन म्यूजिक हमेशा उसके साथ रहता है। नमन अनन्या को ढूंढते हुए कमरे तक आया तो वो बेड पर बैठी थी बिल्कुल चुपचाप सी, लेकिन नमन ने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि अनन्या के इस रिएक्शन की उम्मीद उसे पहले से ही थी, क्योंकि वो काफी दिनों से उसके फोन नहीं उठा रहा था तो उसे पता था वो उससे नाराज होगी। आते ही उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सॉरी बेबी, काम में इतना बिजी था कि तुमसे बात ही नहीं कर पाया, पर तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? नाराज होना मुझसे? सो सॉरी बेबी, इस बार माफ कर दो। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर भी अनन्या ने नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। तो नमन अब पीछे से उसके सिर से सिर लगाता हुआ उसकी गर्दन को अपने होठों से छूने की कोशिश करने लगा। उसका इस तरह से पत्थर से बनकर बैठी रहना नमन को अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसे मनाने से ज्यादा उसके करीब होने पर ध्यान दे रहा था। उसने उसे पीछे की तरफ बेड पर लिटा दिया और फिर आगे आकर अपने कपड़े उतारने लगा और बोला, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हारी नाराजगी दूर करना भी मैं जानता हूँ। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाती है, और आज तो मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूंगा। अनन्या शायद सुनकर भी उसकी बातें नहीं सुन रही थी। उसने एक बार भी अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। उसकी पलकें कुछ इस तरह से झुकी हुई थी कि आंखें खुली होने पर भी उसकी आंखें साफ तरह से नमन को नजर नहीं आ रही थी। नमन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और फिर बेड पर आकर अनन्या के कपड़े उतारते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। कभी उसके गालों को चूमता तो कभी होठों को डोट। उसके पूरे जिस्म पर वो अपने होंठ चला रहा था और जगह जगह पर दांतों से उसे काट भी रहा था। लेकिन उसको काटने का दर्द अनन्या को महसूस ही नहीं हो रहा था। कुछ नहीं था उस पल में, थी तो सिर्फ और सिर्फ हवस। जज्बात तो कहीं आसपास भी नहीं थे।
हमेशा उसके एहसासों से अनन्या पूरी तरह सिहर जाती थी और खुद ब खुद उसको समर्पित हो जाती थी, लेकिन आज वो बस एक लाश बनकर उसके नीचे लेटी हुई थी और नमन उसका वो रेप कर रहा था जिसमें शायद जिस्म से ज्यादा रूह को तकलीफ होती है। नमन उसके साथ लगातार इंटीमेट हो रहा था और अनन्या बस यूं ही उसके नीचे लेटी रही। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू जमे हुए थे, लेकिन अनन्या ने उन्हें बहने के लिए रास्ता नहीं दिया। अपनी हवस शांत करने के बाद नमन ने अपनी पेंट पहनी, उसके बगल में लेट गया और फिर उसकी तरफ करवट लेकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे बस मुझे जन्नत मिल गई हो। इतना कहकर उसने एक बार फिर से उसके पेट पर अपना हाथ रखा तो अनन्या ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ अपने पेट से हटाकर अपने कपड़े पहनने लगी। ना जाने सीधे उल्टे जैसे भी पहने गए पहन लिए। नमन उसे यूं देखकर अब थोड़ा परेशान होने लगा था। वो उससे कुछ पूछता उससे पहले ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। परिधि, जिसको नमन पर शक था, वो उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गई थी। वो अंदर कमरे में आई तो उसकी नजरें नमन पर गई, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही किसी लाश की तरह चलती हुई अनन्या नमन के पास आई, जो कि इस वक्त परिधि के बिल्कुल सामने खड़ा था। शादी की बहुत बहुत बधाइयां हो आपको नमन, अनन्या ने कहा तो नमन उसे देखता ही रह गया। पिछले 2 घंटों से वो अनन्या के साथ था, लेकिन इन 2 घंटों में पहली बार उसने कुछ कहा था और जो कहा था वो काफी था उसके पैरों तले जमीन खींचने के लिए। एक तो सामने परिधि खड़ी थी और ऊपर से अनन्या का इस तरह से ये कहना, वो पूरी तरह से परेशान हो उठा था। तुम जानती थी? नमन ने हैरानी से पूछा तो अनन्या हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट पूरी तरह दर्द में लिपटी हुई थी। वो बोली, जानती थी, खुद अपनी आंखों से देखा था आपको शादी के मंडप पर। मर तो मैं उस दिन ही गई थी, लेकिन कुछ एहसास जिंदा थे जिनका मरना जरूरी था। उसने बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा तो नमन और परिधि दोनों की ही आंखें बड़ी हो गई। कोई सजा दो हमें, कत्ल किया है हमने अपनी ही रूह का। परिधि, जो काफी वक्त से अपना गुस्सा दबाए बैठी थी, अनन्या की बातें सुनकर वो उसकी तरफ घूमी और उसे थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के करीब आने की? उसके एक थप्पड़ से पहले से ही बेजान अनन्या जमीन पर गिर चुकी थी। दर्द से उसकी आह निकल गई थी, लेकिन आंखों से आंसू अभी भी नहीं आए थे। पिछले 5 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए कमजोरी में उससे उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर उठी और नमन और परिधि को मुस्कुराते हुए देखने लगी। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट उसे अंदर तक चीर रही थी, पर परिधि को तो वो मुस्कुराहट चिढ़ा रही थी। वो नफरत से उसे देखते हुए बोली, तुम जैसी लड़कियां इतनी बेशर्म कैसे हो जाती हो कि मर्दों को रिझाने के लिए उनके शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके बिस्तर गरम करने लग जाती हो। वो गुस्से से अभी बोल ही रही थी कि अनन्या मुस्कुराती हुई उसे देखती रही और फिर चुपचाप बाहर की तरफ चल दी। जब वो बाहर जा रही थी तो परिधि का ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने उल्टे कपड़े पहने थे, इस बात पर वो ज्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन उसके कपड़ों के पीछे खून लगा हुआ था और उसे यूं देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब अनन्या बाहर जा रही थी तो परिधि का ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने उल्टे कपड़े पहने थे, इस बात पर वो ज्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन उसके कपड़ों के पीछे खून लगा हुआ था और उसे यूं देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पहले ठीक थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो नमन उसके साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन अभी अचानक से उसे पीरियड्स शुरू हो गए थे और ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, और फिलहाल उसे देखकर ही पता लग रहा था कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसके जाने के बाद परिधि ने गुस्से से नमन की तरफ देखा तो नमन उससे माफी मांगने लगा। परिधि ने पहले तो गुस्सा किया, लेकिन फिर उसे माफ कर दिया। आखिर नमन करोड़पति था और करोड़पति हस्बैंड को छोड़ना परिधि अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद परिधि और नमन गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे कि परिधि का आइसक्रीम खाने का मन हुआ और नमन ने गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर रोकी। दोनों गाड़ी से बाहर आए और आइसक्रीम पार्लर के अंदर गए और फिर अपनी आइसक्रीम लेकर बाहर आए। अभी बाहर खड़े वो दोनों आइसक्रीम खा ही रहे थे कि उन दोनों के कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी, जो शायद जिद कर रहा था और जिद करते हुए ही रो रहा था।
उसके पेरेंट्स ने उसे एक आइसक्रीम दी लेकिन उसने उस आइसक्रीम को फेंक दिया और रोने लगा। परिधि और नमन दोनों ही उस बच्चे की तरफ देख रहे थे और उनकी नज़र वहां भी गई जहां पर उस बच्चे ने आइसक्रीम फेंकी थी, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने आइसक्रीम को नीचे फेंका कि अचानक ही एक लड़की बेहद बुरी हालत में, शायद भिखारी थी या फिर हालात की मारी पता नहीं, लेकिन उस आइसक्रीम पर झपट पड़ी और उसे खाने लगी। नमन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप अपनी आइसक्रीम खाने लगा, लेकिन परिधि ने उस लड़की को गौर से देखा और फिर नमन की तरफ इशारा किया तो नमन ने भी उस लड़की की तरफ दोबारा देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। भले ही मिट्टी और मैल ने उसकी खूबसूरती को छुपा लिया था और कमजोरी की वजह से वो उठ तक नहीं पा रही थी, इसलिए रेंगते हुए ही हर तरफ जा रही थी, पर नमन उसे पहचान चुका था। दोनों हैरानी से उसे देख रहे थे। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा तो परिधि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोली, अगर उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और वैसे भी तुम उसकी हालत नहीं देख रहे क्या? पागल हो चुकी है वो। अगर कुछ करना ही है तो पागल खाने फोन करो और उसे वहां भेजो। उसकी बात सुनकर नमन को भी यही सही लगा और उसने एक पागल खाने में फोन कर अनन्या के बारे में बताया तो कुछ ही देर में एक गाड़ी उसे लेने भी आ गई। खुद को यूं जबरदस्ती ले जाते हुए देख अनन्या छटपटाने लगी। वो उन लोगों पर पत्थर भी उठाकर मारने लगी, लेकिन वो लोग किसी ना किसी तरह उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले गए और फिर उन्होंने नमन का शुक्रिया अदा भी किया। नमन मुस्कुराया और उस आदमी के हाथों में एक पैसों की गड्डी रखते हुए बोला, ये लड़की कभी पागल खाने से बाहर नहीं आने चाहिए। पैसों की गड्डी अपने हाथ पर महसूस कर उस आदमी के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई और वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ ही बोला, हमारे पागल खाने से लड़कियां कभी बाहर आती भी नहीं और इसे देखकर तो लगता है कि बहुत मजा आने वाला है इसके साथ। मजेदार तो बहुत है ये, नमन बेशर्मी से बोला तो उस आदमी की हंसी और भी ज्यादा तेज हो गई। एक दिन बाद देर रात 11 बजे एक कमरे से किसी लड़की के तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो लड़की दर्द में इतना ज्यादा चीख रही है, शायद कोई उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी के साथ उस लड़की की परछाई दिखाई दे रही थी और कोई उसके सामने खड़ा उसे बेंच से मार रहा था और हर वार पर वो लड़की दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, लेकिन उसकी चीखें सिर्फ उस जगह पर गूंज रही थी। उन्हें सुनकर कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस कमरे में 2-3 आदमी एक साथ आए, जिनमें से एक काफी अमीर और नामी गिरामी बिजनेसमैन टाइप लग रहा था। उसके आसपास 2 आदमी और थे जो उसे घेरकर खड़े थे, शायद उसके बॉडीगार्ड या फिर उसके लिए काम करने वाले होंगे। बीच में खड़े उस आदमी ने उस आदमी की तरफ देखा जो उस लड़की को बुरी तरह से मार रहा था। उसने इशारे से पूछा तो वो आदमी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, अकल ठिकाने आ गई है इसकी, अब ये ना ही आपको नाखून मारेगी और ना ही काटेगी। कहो तो हाथ पैर काट दूं इसके। उसकी बात सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे और फिर उनमें से एक आगे बढ़ा और एक बॉक्स में से कुछ दवाइयां और इंजेक्शन निकालकर उन दवाइयों को इंजेक्शन में भरने लगा। तो उस पहले वाले आदमी ने उस बिजनेसमैन से इंजेक्शन के बारे में पूछा। उसका सवाल सुनकर आदमी शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हुए बोला, वो क्या है ना, मुझे लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसीलिए साली को ऐसी दवा दी है कि खुद सब कुछ करेगी। मुझे मारना तो दूर, अब ये मेरे लिए तड़पेगी और मैं इसकी जिस्म की तड़प को शांत करूंगा। अब ये खुद भी मजे लेगी और हमें भी देगी। वो आदमी इंजेक्शन लगाकर खड़ा हो चुका था। अनन्या अब नीचे जमीन पर बुरी हालत में लेटी हुई थी। उसके जिस्म पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ कटे फटे कपड़े थे और उनमें से उसका जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। जगह जगह पर खरोंचे और घाव थे जिनमें से खून टपक रहा था, लेकिन उन दरिंदों को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था। धीरे धीरे अनन्या पर उस ड्रग्स का नशा होने लगा और वो अपने उन बचे कुचे कपड़ों को भी फाड़ने लगी। वो पूरी तरह पसीने से भर गई और किसी मछली की तरह तड़पते हुए अब खुद को ही नोचने लगी। तो उसको देखकर वो खड़े सभी आदमी हंसने लगे। तभी उस अमीरी और घमंड से चूर आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए उस कमरे से बाहर ले गया। अनन्या उससे अपना हाथ छुड़वाकर एक बार फिर से खुद को नोचने लगी।
उसके पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर लाल होने लगा था। उस आदमी ने उसे दूसरे कमरे में लाकर बिस्तर पर धकेला और अपने कपड़े उतारने लगा। जैसे जैसे वो आदमी अनन्या के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था, वैसे वैसे अनन्या का शरीर ठीक हो रहा था। पूरी रात वो आदमी अनन्या के साथ जबरदस्ती करता रहा और फिर सुबह होने पर उसने एक बार फिर से अनन्या को ड्रग से भरा वो इंजेक्शन दिया और अपने 2 से 3 आदमियों को वहीं पर बुला लिया। ड्रग्स का नशा होते ही अनन्या एक बार फिर से तड़पने लगी और अब वो खुद ही उन आदमियों के पास जाकर चिपकने लगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और शरीर पूरी तरह चोटों और जख्मों से भरा हुआ था। जगह जगह पर काटने के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर खून भी लगा था। उसका पूरा शरीर दर्द हो रहा था और ड्रग्स की वजह से वो और भी ज्यादा तड़प रही थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वो बिल्कुल पागलों वाली हालत में हो चुकी थी और उसे इस हालत में देखकर वो सभी आदमी और भी ज्यादा बेशर्मी दिखा रहे थे। वो आदमी उस कमरे से निकल गया तो बाकी के आदमी भी एक साथ अनन्या पर टूट पड़े और उससे जबरदस्ती करने लगे। सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 2 साल अनन्या के साथ ये सब होता रहा। 2 से 2 दिन उसे खाना नहीं दिया जाता, लेकिन वो ड्रग्स उसे हर रोज दिया जाते। अगर कभी बिना ड्रग्स के उसके साथ जबरदस्ती की जाती तो भी वो मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल खो चुकी थी। जब भी उसके कमरे में कोई आता तो वो खुद अपने कपड़े उतारने लगती और बिस्तर पर लेट जाती और उनके जाने के बाद चुपचाप नीचे जमीन पर जाकर सो जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पूरी तरह से पागल करने के लिए उसे बिजली के झटके तक दिए जाते और हर दूसरे तीसरे दिन उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की जाती, जिसकी वजह से अनन्या बिल्कुल पागल हो चुकी थी। लेकिन एक दिन अपने पागलपन के चलते ही वो उस पागल खाने से निकल गई। रात को वहां पर सब सो गए थे, लेकिन उस दिन अनन्या जाग रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। वैसे तो अब उसे भूख कम ही लगती थी क्योंकि उसे भूखे रहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज उसे 5 दिन हो गए थे और उसने कुछ भी नहीं खाया था और इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो कमरे से बाहर निकलकर कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। उसके लिए खाने का मतलब कचरे में फेंका हुआ खाना ही होता था, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो लगातार लोगों का बचा हुआ खाना ही खाती थी जो कि उनकी प्लेट में छोड़ दिया जाता था और फिर बाद में वो प्लेट्स उसके आगे फेंक दी जाती थी। अनन्या वही खाना खाकर अपनी भूख मिटाती थी। वो उस पूरे पागल खाने के कचरेदान में खाना ढूंढ रही थी और यूं ही ढूंढते ढूंढते वो दरवाजे तक आई तो उसकी नज़र उस वॉचमैन पर गई जो सो रहा था और फिर ना जाने कैसे वो गेट खोलकर बाहर आ गई और सड़क पर चलते चलते वो काफी दूर निकल आ गई, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिला। लेकिन फिर अचानक ही उसे सड़क के बीचों बीच एक कचरे वाला ठेला मिला जिसमें उसे कुछ खाने जैसा दिखाई दिया। तो वो जल्दी से उस ठेले को टटोलने लगी कि मान्य की गाड़ी सड़क पर आ गई। मान्य उस दिन पहली बार अपनी साहिबा से मिला था। उस दिन जब वो बेहोश हो गई थी तो मान्य उसे अपनी गोद में उठाकर कपूर मेंशन ले आया था। अनन्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा कर उन्हें उठने के लिए कहा, लेकिन मान्य के उठने के बाद जब अनन्या अपनी अतीत की यादों में खोई हुई नहीं उठी और लगातार रोती रही तो मान्य नीचे झुका और उसे अपनी गोद में उठाकर एक बार फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां सिर्फ पहली बार अपनी साहिबा को उठाकर अपने कमरे में लेकर गया था। अनन्या रो रही थी और मान्य ने उसे अपनी गोद में उठा रखा था। वो यूं ही उसे अपनी गोद में लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर भी घर के अंदर की तरफ बढ़ गए ताकि अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश करवा सके। मेड ने आरती की थाली पहले ही तैयार कर रखी थी। दरवाजे पर पहुंचकर मान्य ने अनन्या की तरफ देखा तो उसे रुकते हुए देख अनन्या ने भी अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरें खुद पर पाकर मान्य मुस्कुराया, क्योंकि उसकी वो छोटी छोटी सी आंखें मान्य को जब देखती थी तो उनमें एक अलग ही कशिश नजर आती थी। अब अनन्या ने रोना बंद कर दिया था, आखिर करती भी कैसे ना। मान्य की बाहों में भी अगर उसकी आंखों से आंसू आया तो क्या खाक मान्य का प्यार। मेरे लिए गृह प्रवेश की कोई भी रस्म मायने नहीं रखती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम गृह प्रवेश की सारी रस्में करो, क्योंकि तुमने इन रस्मों के लिए बहुत ख्वाब देखे होंगे और मैं चाहता हूं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा हो।
मान्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो अनन्या की आंखों में नमी एक बार फिर से आने लगी। उसे उसके वो ख्वाब याद आने लगे जो पूरी तरह से टूट चुके थे। मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर सामने ही खड़े थे, लेकिन मान्य को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे कौन देख रहा है और कौन नहीं। वो हल्का सा झुका और अनन्या के माथे को चूमता हुआ बोला, मैंने तो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी कब की शुरू कर दी है साहिबा, लेकिन तुम अब से शुरू कर रही हो, इसलिए रोना बंद करो। मुझे मेरी साहिबा की आंखों में आंसू नहीं देखने, बस उसके होठों पर मुस्कुराहट देखनी है। इतना कहकर उसने उसे गोद से नीचे उतारा और फिर उसका हाथ पकड़ लिया तो मिसेज कपूर मुस्कुराई और मेड के हाथों से खाली लेकर उन दोनों के सामने आकर उनकी आरती उतारने लगी। आरती उतारने के बाद मिसेज कपूर ने भी अनन्या के गालों को प्यार से सहलाया और बोली, इस घर की बहू का इस घर में स्वागत है। हमेशा तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। अनन्या ने उनकी तरफ देखा जरूर, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उनके सामने खड़ी रही। लेकिन उसके दिल की हालत मिसेज कपूर समझ सकती थी। भले ही उसके अतीत के बारे में वो नहीं जानती थी, लेकिन इतना तो जानती थी कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है और उसे नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। उन्हें शुरू से ही अनन्या मान्य के लिए पसंद थी। मिस्टर कपूर ने भी आगे बढ़कर मान्य और अनन्या दोनों के सिर पर से नोटों की गड्डियां घुमाई और फिर नौकरों को आपस में बांट लेने के लिए कहा। भले ही मान्य ने नीचे झुककर उन दोनों के पैर नहीं छुए, लेकिन उन दोनों ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद जरूर दिया था। चावलों से भरा कलश पैर से गिराने के बाद अंजलि कपूर ने इशारा किया तो ममता ने कुमकुम के पानी से भरी परात को दरवाजे पर रखा और फिर अनन्या को उसमें पैर रखकर अंदर आने के लिए कहा। लेकिन उस रस्म के बारे में सुनकर मान्य ने अनन्या को अपनी तरफ घुमाया और बोला, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा तो कोई जरूरत नहीं है इस रस्म को करने की, मैं तुम्हें गोद में उठाकर अंदर ले जा सकता हूँ। उसने अभी भी अनन्या का हाथ अपने हाथों में पकड़े हुआ था कि उसे अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अनन्या ने उस कुमकुम से भरे थाल में अपने पैर रखे और आगे की तरफ बढ़ने लगी तो मान्य भी मुस्कुराया और उसके साथ साथ ही अंजलि कपूर और मिस्टर युवराज कपूर भी। अंजलि जी ने अनन्या के हाथों में कुछ फूल रखे और उसे सामने मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा तो अनन्या ने वैसा ही किया। मान्य भी उसके साथ साथ चलने लगा। जब अनन्या ने भगवान की मूर्ति के आगे फूल अर्पित करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो मान्य भी उसके साथ खड़ा हुआ और उसने उसके हाथों के नीचे अपने हाथ रख दिए और महादेव को फूल अर्पित किए। वो अभी मंदिर से बाहर आए ही थे कि मान्य ने एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया तो अनन्या हैरान हो गई और अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी तो मान्य मुस्कुराकर बोला, तुम थक गई होगी और मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो। उसके बाद उसने अपनी मां अंजलि जी की तरफ देखा और बोला, अभी और कोई रस्म तो बाकी नहीं है ना? बस सब हो गया, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। अंजलि जी ने मुस्कुराकर कहा तो मान्य अपनी साहिबा को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो अपने कमरे में आया तो एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसका कमरा सजा हुआ था। उस पूरे कमरे को फूलों और खूबसूरत मोमबत्तियां से सजाया हुआ था। जमीन पर हार्ट शेप के रेड और वाइट बैलून सभी बिखरे हुए थे। उसे समझ आ गया था कि ये सब उसकी मॉम अंजलि जी ने ही किया है और सच में ये सब उन्होंने ही किया था क्योंकि वो चाहती थी कि आज का दिन उन दोनों के लिए स्पेशल हो और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पर ये सब अनन्या के लिए बेहद मुश्किल होने वाला था। सजा हुआ कमरा देखकर उसे बेचैनी होने लगी थी। मान्य ने उसे बेड पर बैठा दिया तो वो एकदम से सिमट गई और उसे यूं खुद में ही सिमटते देख मान्य को बुरा लगा, लेकिन फिर वो मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो साहिबा, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। पर ज्यादा वक्त नहीं दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे करीब रहकर भी तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने जिस दिलकश अंदाज में ये कहा, अनन्या बस उसे देखती रह गई। अनन्या जानती थी कि मान्य सच में ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे तकलीफ हो, लेकिन उसका डर हर वक्त उस पर हावी रहता था। मान्य ने अलमारी में से कुछ कपड़े निकाले और अनन्या की तरफ आया तो अनन्या ने जल्दी से उसके हाथों से कपड़े लिए और बोली, मैं खुद चेंज कर लूंगी। नहीं, जब आज तक तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए हैं तो अब भी मैं ही चेंज करूंगा।
अब इसमें चाहे तुम गुस्सा करो या नाराज हो, लेकिन ये हक तो मैं बहुत पहले से ले चुका हूँ और अब यह सब मेरी आदत बन चुका है और मैं अपनी आदत छोड़ नहीं सकता, मान्य ने कहा और अनन्या के करीब हो गया तो उसकी सांसें तेजी से बढ़ने लगी। उसने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली लेकिन मान्य को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी उतारने लगा तो उसकी छुअन से अनन्या सिहरने लगी। उसके वो ठंडे हाथ जब उसे अपने जिस्म पर महसूस होते तो उसकी धड़कन रुक जाती, शर्म से उसके गाल गुलाबी हो रहे थे। चाह कर भी वो अपने दिल में पनप रहे एहसासों को रोक नहीं पा रही थी और उसके जिस्म में एक विद्युत तरंग सी दौड़ रही थी। उसके सामने आकर मान्य ने उसका मांग टीका और कानों के झुमके उतार दिए थे और अब उसके गले में पहना हुआ नेकलेस उतारना था तो वो अपनी जगह से उठकर अनन्या के पीछे की तरफ गया और फिर उसके लंबे बालों को उसने एक तरफ करते हुए आगे की तरफ किया तो उसकी वो गोरी गर्दन मान्य के दिल में तरंगे छेड़ने लगी। अपनी साहिबा पर मान्य हमेशा से ही अपना पूरा हक समझता था, लेकिन वो किसी भी तरह से उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसकी उंगलियां जब उसकी गर्दन पर उस नेकलेस को उतार रही थी तो उसकी नजरें उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी और उसके होंठ उसकी गर्दन को छूने के लिए मचल रहे थे। जब उससे नहीं रुका गया तो वो नेकलेस उतारकर उसने अचानक से झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए तो अनन्या की बंधी हुई मुट्ठियां खुल गई और अगले ही पल बेड पर बिछी फूलों की चादर में से कुछ पंखुड़ियां अपने हाथों में भरकर एक बार फिर से उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसकी पलकें भी झुक चुकी थी और सांसें भी तेजी से चल रही थी। अपने होठों से उसकी गर्दन को चूम कर मान्य ने अपने हाथ अब उसकी पीठ पर रखे और उसके ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। अपने होठों से अनन्या की गर्दन को चूम कर मान्य ने अपने हाथ अब उसकी पीठ पर रखे और उसके ब्लाउज की डोरियां खोलने लगा। उसकी उंगलियों को अपनी पीठ पर महसूस कर अनन्या बुरी तरह से सिहर रही थी। उसका शरीर कांपने लगा था। उसके दिल में जो उमड़ते हुए एहसास थे उनमें एक उफान भरने लगा था। उसने बिस्तर पर बिछे हुए गुलाब के फूलों की पत्तियों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया था और मान्य ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी बढ़ती हुई सांसें भी वो महसूस कर सकता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और उसकी ब्लाउज की डोरी को खोलने लगा। उन्हें खोलने के बाद जब वो पीछे से उसकी डोरियों को पकड़कर ब्लाउज आगे से निकालने लगा तो अनन्या ने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया और बोली, प्लीज मत कीजिए ना, मैं कर लूंगी खुद। लेकिन उसकी वो अपील मान्य ने किसी एम्पायर की तरह रद्द कर दी। उसने उसके ब्लाउज को उससे अलग कर दिया। ब्लाउज अलग करने के बाद उसने उसे टी शर्ट पहनाई, लेकिन उससे पहले उसने जहां पर उसके ब्लाउज की डोरी बंधी हुई थी वहां पर एक बार फिर से अपने होंठ रख दिए तो अनन्या हल्का सा आगे की तरफ हो गई। उसे यूं सिहरते देख मान्य मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका यूं सिहरना बता रहा था कि उसे मान्य का टच बुरा कहीं से भी नहीं लग रहा, क्योंकि अगर उसे बुरा लगता तो उसका रिएक्शन अलग होता। उसके हाथ अब उसके लहंगे की डोरियां खोल रहे थे, लेकिन जब उसने उसकी डोरियां खोल ली तो अचानक अनन्या अपनी जगह से अपना लहंगा संभालते हुए उठी और एकदम से बेड पर रखा हुआ अपना लोअर उठाते हुए बोली, मैं अपने आप चेंज कर लूंगी। और इतना कहकर वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भाग गई तो उसे यूं भागते हुए देख मान्य मुस्कुराने लगा। उसे कंफर्म हो चुका था कि अनन्या को उसका उसे यूं छूना बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। वो उसके सामने बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह उड़ रही है, जिसे डर है कि मान्य उसे पकड़ ना ले। वो उससे नाराज बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो गुस्से से उसे देखती, बल्कि ना कि यूं पलके झुकाए शर्मा कर। उसका गोरा चेहरा जो एकदम से लाल हो चुका था वही बता रहा था कि वो शर्म में डूबे जा रही थी। जब तक अनन्या बाथरूम से कपड़े बदल कर आई तब तक मान्य ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। इस वक्त उसने सिर्फ बॉक्सर पहन रखे थे और उसके ऊपरी बदन पर कुछ भी नहीं था। अनन्या ने एक नज़र उसे देखा और फिर से अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि मान्य को इस तरह से देखना भी उसके दिल में अजीब सी हलचल करने लग जाता था। मान्य था ही इतना डैशिंग और चार्मिंग कि कोई भी अगर उसे इस तरह से देखे तो उस पर पिघलना शुरू कर दे। उसकी वो फिट बॉडी और अट्रैक्टिव लुक किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन अनन्या अपनी नजरें झुका तो लेती थी पर बार बार मान्य की तरफ देखती भी थी। ना जाने क्यों मान्य को देखे बिना भी वो रह भी नहीं पाती थी। उसकी ये दिलचोर नजरों को मान्य भी अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। मान्य ने उसे कैपरी वाला नाइट सूट पहनने दिया था जो अनन्या के घुटनों तक आ रहा था।
उसके वो पायलों से सजे हुए पैर जिन पर मेहंदी लगी हुई थी, हाथों में भी मेहंदी थी और हाथों में पहना हुआ लाल चूड़ियां उस पर और भी ज्यादा जच रही थी। मांग में भरा सिंदूर और गले में पहना मंगलसूत्र तो अलग ही कयामत ढा रहे थे। नई नवेली दुल्हन का ये रूप ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत से कोई अप्सरा उतरी हो। मान्य अभी उसे देख ही रहा था कि दरवाजा नॉक हुआ। मिसेज कपूर ने मान्य और अनन्या के लिए डिनर भिजवाया था। मान्य ने दरवाजा खोला तो ममता ने आकर डिनर की ट्रे टेबल पर सजा दी और वापस चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद मान्य अनन्या की तरफ आया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ ले गया। अनन्या ने खाने की टेबल की तरफ देखा और बोली, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मुझे तो है, मान्य ने जवाब दिया तो अनन्या बिना उसकी तरफ देखे बोली, तो आप खा लीजिए, मुझे नींद आ रही है। वो बस मान्य की नज़रों से बचने के लिए ऐसा कह रही थी क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठकर खाना खाते तो मान्य की नज़र उस पर बनी रहती और फिलहाल उसकी नज़रों का ताप वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो जिस इंटेंसिटी से अनन्या को देख रहा था, अनन्या को उसकी नज़र गुदगुदाती हुई महसूस हो रही थी। पर सच तो ये था कि उसे बहुत भूख लगी थी। दवाइयों की वजह से उसे ज्यादा भूख लगती थी और शाम से ही उसने कुछ नहीं खाया था। मान्य उसका हाथ पकड़े हुए ही सोफे पर बैठा और उसे भी अपने सामने बिठाते हुए बोला, तुम्हें बेशक भूख नहीं है लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है और आज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। अपनी वाइफ से इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ ना मैं। मान्य की बात सुनकर अनन्या ने एक नज़र उसे देखा। वो उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप प्लेट में खाना निकाल कर निवाला बनाया और फिर मान्य की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसे एक नज़र देखा तक नहीं। तो मान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया तो अनन्या ने झट से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़र खुद पर पाकर मान्य उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथ से वो निवाला खाने लगा। दोनों की नज़रें अलग ही कशिश से भरी हुई थी। प्यार दोनों की नज़रों में ही साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक की नज़रें पूरी तरह से प्यार के जुनून में भरी हुई थी तो वहीं दूसरी की नज़रें चाहकर भी उस प्यार को मान नहीं पा रही थी। जिस चीज़ से अनन्या बचना चाह रही थी वो चीज़ तो अभी भी हो रही थी। वो बस यही नहीं चाहती थी कि मान्य उसके सामने बैठकर उसे यूं देखे, लेकिन देखना तो सिर्फ एक तरफ मान्य तो कहर ढा रहा था और खाने को देख देख कर अब अनन्या को और भी ज्यादा भूख लग रही थी और मान्य उसके एक्सप्रेशंस देख कर ही ये बात जान सकता था। उसने भी निवाला बनाया और अनन्या की तरफ बढ़ा दिया तो अनन्या ने चुपचाप उसे खा लिया, क्योंकि ना तो वह मान्या से ज्यादा बातें कर पाती थी और ना ही अब खाने को देखकर खाने से दूर रह पा रही थी और उसकी इस मासूमियत पर मान्य को बेहद प्यार आ रहा था। उसने उसे अच्छे से खाना खिलाया और फिर उसका हाथ पकड़कर उठा और उसे वॉशरूम में हाथ धुलाने के लिए ले गया। अनन्या लगभग से उसकी बाहों में थी और दोनों वॉश बेसिन के पास खड़े थे। अनन्या के हाथों के ऊपर मान्य के हाथ थे और वो उसके हाथ धुला रहा था। ऐसा नहीं था कि वो खुद से हाथ नहीं हो सकती थी, लेकिन मान्य को आदत हो चुकी थी उसके हर एक काम करने की। अनन्या बाथरूम से बाहर आई और फिर सोफे की तरफ बढ़ गई तो मान्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ जाने के लिए कहा और बोला, सोफे पर नहीं, बेड पर सोना है हमें। अनन्या ने बेड की तरफ देखा जो कि फूलों से सजा हुआ था और उसे देखकर ही उसके दिल में बेचैनी सी होने लगी। कहीं मान्य आज की रात वो सब, ये सवाल उसके दिल में उठ रहे थे। लेकिन मुझे बेड पर नहीं सोना, मुझे सोफे पर सोना है, प्लीज मुझे सोफे पर सोने दीजिए, अनन्या ने बड़ी मुश्किल से कहा। वो क्या ही करें, उसके सामने उसकी जुबान ही नहीं खुलती थी। ठीक है जाओ, सो जाओ, मान्य ने कहा तो अनन्या ने हैरानी से उसे देखा। उसने उसे सोफे पर सोने की परमिशन दे दी, इस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी परमिशन मिल ही गई तो वो जल्दी से सोफे की तरफ भागी और लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। पर कुछ पलों बाद ही उसे मान्य अपने करीब महसूस हुआ, ज्यादा तो नहीं लेकिन वो उसके आसपास तो था ही, तो उसने उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोली। पर मान्य उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि उसकी सांसों की आवाज उसके बेहद करीब से ही आ रही है। उसने ऊपर की तरफ उठकर देखा लेकिन मान्य बेड पर भी नहीं था। फिर उसने पीछे की तरफ देखा तो मान्य पीछे भी नहीं था। फिर वो खुद से ही बोली, दिखाई तो नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? उसकी वो बेहद मासूम सी आवाज उसके गले से निकल तक नहीं रही थी।
उसे सुनकर मान्य मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ हूँ साहिबा। उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने नीचे की तरफ देखा तो मान्य सोफे के पास नीचे जमीन पर तकिए पर सिर रखकर लेटा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई तो मान्य भी मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम तो मेरे साथ बेड पर सो नहीं रही, लेकिन मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी तो मैं यही सो जाऊंगा। उसे खुद के लिए जमीन पर सोते हुए देख अनन्या का दिल धक धक करने लगा।